वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। यानी जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करें तब उसके कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स जानना होगा, जैसे कि पोलर मटेरियल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, हम लोग इंड्यूस्ड फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड के बारे में जानेंगे। तो चलो चलते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का लास्ट टॉपिक, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ईद से पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स को समाप्त कर दिए। अब इसको बढ़िया से रिवीजन करो और इसका फिर टेस्ट होगा तुम लोगों का। ईद से पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स ख़त्म हो चुका है, ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ। तो घर में रहो, खुशियाँ मनाओ, अच्छा से इलेक्ट्रोस्टैट्स का तैयारी करो। अब हम लोग सम बेसिक्स में पोलर मटेरियल के बारे में देखते हैं कि पोलर मटेरियल क्या होता है। यहाँ पे लिखा हूँ अ मटेरियल हुज मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डायपोल। यानी कोई ऐसा मटेरियल जिसका मॉलिक्यूल्स डायपोल के फॉर्म में रहता है, पोलर मटेरियल कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक मटेरियल है, इसमें एक मॉलिक्यूल है, ये इसमें देखो प्लस और माइनस, तो ये डायपोल को फॉर्म किया। तो हम लोग डायपोल पढ़े थे, डायपोल इज़ द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट क्लोज्ड सेपरेशन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक डायपोल के फॉर्म में होगा, तो उसी को हम लोग पोलर मटेरियल कहेंगे। तो अ मटेरियल हुज मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डायपोल इज कॉल्ड पोलर मटेरियल। फिर आगे है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको कहते हैं? जब डायपोल का रीअरेंजिंग होता है तो उसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। यानी पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलर मटेरियल का डायपोल रीअरेंज होता है किसी एक मैनर में। तो जैसे यहाँ पे देखो ये पोलर मटेरियल है, इसमें डायपोल सब डिफरेंट पोजीशंस में है। जब इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजारे, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तब पोलर मटेरियल का डायपोल रीअरेंज हो चुका है। तो अब इस पोलर मटेरियल का जब रीअरेंजिंग हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। यहाँ पे लिखे हुए इसका डिफिनेशन में, रीअरेंजिंग द डायपोल इन एनी पोलर मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी जब किसी भी पोलर मटेरियल के डायपोल्स का रीअरेंजिंग होता है तो उसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक वह इंसुलेटर होता है जिसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजारने पर पोलराइजेशन हो जाता है उसमें, तो उसी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। देखो, इट इज़ एन इंसुलेटर दैट अंडरगोज पोलराइजेशन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में जिस मटेरियल का पोलराइजेशन होता है उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो, द मिनिमम फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन अकर्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं द मिनिमम फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन अकर्स। यानी वह मिनिमम फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसी मिनिमम फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक तरह का वह मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखो, एयर के लिए होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यहाँ यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखे हैं, यानी वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, यानी मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन्स अकर्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग इसका कुछ एनालिसिस करते हैं। दो पैरेलल प्लेट है जिस पे चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, जिसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ E0, यानी E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में। अब देखो, यहाँ पे इस प्लेट पे प्लस चार्ज है, यानी प्लस सिग्मा है,
और इस प्लेट पे माइनस सिग्मा है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर इन दोनों प्लेट्स के चार्ज के वजह से डाइलेक्ट्रिक के दोनों फेसेस पे अलग अलग चार्ज का इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे प्लस सिग्मा है इस प्लेट पे, तो इस फेस में माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, और इस प्लेट पे माइनस चार्ज है तो इस फेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्ज का इंड्यूस्ड होने के वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी EI। यहाँ पे लिख देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द फील्ड काउज्ड बाय पोलराइजेशन विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड इंड्यूस्ड हुआ उसी फील्ड को इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। तो क्लियर है इंड्यूस्ड फील्ड। अब हम लोग देखते हैं रिड्यूस्ड फील्ड। देखो रिड्यूस्ड फील्ड कुछ नहीं होता है, जस्ट ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होता है। रिड्यूस्ड फील्ड में हम लोग लिखे हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड, यानी इंड्यूस्ड फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग रिड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। रिड्यूस्ड फील्ड E बराबर लिखे हैं E0 माइनस EI। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा होगा और ये इंड्यूस्ड फील्ड कम होगा, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग रिड्यूस्ड फील्ड यानी E कहते हैं। E बराबर E0 माइनस EI, इसको याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड का रेशियो होता है। यहाँ पे लिखे हैं इट इज द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फील्ड एंड रिड्यूस्ड फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड हम लोग E0 माने थे और रिड्यूस्ड फील्ड E माने थे, तो E0 बाई E इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, यानी K बराबर E0 बटे E। यहाँ पे याद रखना एक बात, अगर हम लोग E निकालें यानी रिड्यूस्ड फील्ड E बराबर निकालें तो वो E0 बाई हो जाएगा K। यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ER, जो कि पहले ही हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। फॉर कंडक्टर K इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, पहले भी बताए थे ये चीज़। ना हम लोग देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूसिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी जब कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसमें क्या फ़र्क होता है। तो देखो यहाँ पहले समझा देता हूँ फिगर में, बढ़िया से समझ लो। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का प्लेट्स है जिसका प्लेट्स एरिया A है और इस पे चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका थिकनेस T है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मोटाई T दिया हुआ है और दोनों प्लेट्स के बीच D डिस्टेंस है, यानी कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच सेपरेशन D है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड E0 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हम लोग जानते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के बीच जिस पे चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल गया। और यहाँ पे देखो इस प्लेट्स की वजह से यहाँ पे चार्ज का इंड्यूस्ड होगा, तो यहाँ पे आएगा इस फेस पे माइनस चार्ज और इस फेस पे आएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा यानी EI, और रिड्यूस्ड फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड करेंगे जो निकलेगा वही रिड्यूस्ड फील्ड कहलाता है। तो रिड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 का डायरेक्शन है इधर, इंड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन है इधर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है और इंड्यूस्ड फील्ड उससे कम होगा। जब इसको घटाएंगे तो इफेक्टिव फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। रिड्यूस्ड फील्ड को इफेक्टिव फील्ड भी कहते हैं, हम लोग पहले भी लिखे थे इसको। तो यही सब चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखे हैं एज्यूम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A and separation between the plates is D and dielectric slab of thickness T and dielectric constant K introduced between the plates of capacitor as shown। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी हम यहाँ समझाए हैं। अब देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो
हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है ED यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट भी है और इफेक्टिव फील्ड E भी है। तो E नॉट का डिस्टेंस कितना होता है? देखो दोनों प्लेट्स के बीच में D डिस्टेंस है, बट यहाँ पे T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके वजह से अब डिस्टेंस जो होगा ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो हम लोग ये वाला और ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए D में T घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब जो इफेक्टिव फील्ड है यहाँ पे तो उसका डिस्टेंस है T यानी T थिकनेस है स्लैब का, तो ET हो गया। तो हम लोग जानते हैं E बराबर पहले ही बताए थे, E बराबर होता है E नॉट अपॉन K, क्योंकि K बराबर होता है E नॉट अपॉन E, तो E बराबर E नॉट अपॉन K। तो यहाँ पे E नॉट अपॉन K लिखे। अब E नॉट यहाँ भी है, U नॉट यहाँ भी है, दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा D माइनस टी प्लस T बाई K। अब देखो E नॉट यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को कॉमन लिए और E नॉट का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे लिख दिए। ब्रैकेट में बचेगा D माइनस टी प्लस T बाई K। B का मान निकल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस T बाई K। तो ये B का मान है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। सो कैपेसिटेंस बराबर हम लोग जानते हैं कैपेसिटी बराबर होता है Q बटे V यानी चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे Q हो जाएगा सिग्मा A, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, तो इसलिए Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। तो Q का मान सिग्मा A लिखे, V का मान यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा कट जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कैपेसिटेंस हुआ। यानी जब हम लोग T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट K है जब इंट्रोड्यूस किए तब कैपेसिटेंस निकला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। जबकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता था, हम लोग ये पहले पढ़ चुके थे। यानी पैरेलल प्लेट्स का कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जब हम लोग T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए तब ये वाला कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आ गया, कुछ चेंजेस आ गया। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हुआ, यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको अच्छा से याद रखना। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस यानी T इक्वल टू D, यानी जब थिकनेस D डिस्टेंस के बराबर हो, यानी ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और यहाँ पे जितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में उतना ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए, तब देखो कैपेसिटेंस कितना होगा। T के जगह D लिखेंगे तो यहाँ पे D माइनस डी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे D बाई के होगा। अब D बाई के ऊपर जाएगा तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और एक पॉइंट देख लेते हैं फॉर कंडक्टर, यानी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है इसी को देखते हैं। तो देखो T बाई जब हम लोग K का मान इन्फिनिटी होता है कंडक्टर का, तो T बाई के ये हो जाएगा जीरो, तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी। कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी। ये कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस होता है जब T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये टॉपिक पूरा हुआ यहाँ पे। अब कुछ डिस्कशन है और कुछ न्यूमेरिकल्स है, हम बाद में अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे होल कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल्स रहेगा उसके बारे में डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तब फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाए हैं शुरू से लेके अभी तक, सारे वीडियोस को फिर से तुम लोग देखो और उसको कॉपी में जो लिखे हो वहाँ से पढ़ो और वीडियोस को देख देख करके पढ़ो। सामने में कॉपी रखो और वीडियोस को एयरफोन से या ऐसे ही लगा करके और वहाँ जो मैं बोलता हूँ कॉपी में उसको मिलाते जाओ और पढ़ते जाओ। इस तरह से तुम लोगों का तैयारी भी अच्छी होगी और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो कल तुम लोग अच्छा से ईद मनाओ, उसके बाद फिर पढ़ाई में तुम लोग झोंक दो अपने आप को। ओके, थैंक्स अगेन, ईद मुबारक।